हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिवृत्ति, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। अभिवृत्ति का जो टॉपिक है वो यूजीसी नेट जो साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति को सामान्य अपन कह सकते हैं एटीट्यूड। और अभिवृत्ति को अगर हम सामान्य भाषा की अगर अपन बात करें तो सामान्य भाषा में हम इस अभिवृत्ति को समझने के लिए आसानी रहे, हम इस अभिवृत्ति को कहते हैं सामान्य मनोवृत्ति या दृष्टिकोण भी अपन इसको कह सकते हैं। सरल भाषा में समझने के लिए ये मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे अभिवृत्ति की अगर अपन बात करें तो यह है सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा, मनोविज्ञान की जो शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, इसमें हम इस बिंदु की चर्चा करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा चलती है अपने, इसके अंतर्गत हम इस अभिवृत्ति के बिंदु की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन को क्रमबद्ध रूप से समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सामाजिक मनोविज्ञान है, इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो है इसमें एक व्यक्ति का जो व्यवहार है दूसरे व्यक्ति से और समाज से किस प्रकार से प्रभावित होता है, इस बात का इसमें अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है, एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे व्यक्ति या उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। सामाजिक मनोविज्ञान में हम किस बात का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति है वो किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति से या उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, इस बात का अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान में करते हैं। अब एक अपन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक मनोविज्ञान की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से उसका व्यवहार प्रभावित होता है। तो समाज में जब हम रहते हैं, लोगों के बीच में जब रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। हमारा व्यवहार हो चाहे हमारा या हमारे विचार हो, ये निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, इस उदाहरण से आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि निश्चित रूप से समाज से हमारा व्यवहार कैसे प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको अकेले में लेक्चर देना है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपका व्यवहार कुछ अलग होगा। और लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाता है आपको लोगों के बीच में लेक्चर देना है, एक तो आपको ये कहा जाता है कि आपको अकेले में लेक्चर देना है और एक ये कहा जाता है आपको लोगों के बीच में आपको लेक्चर देना चाहिए, दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समाज के लोगों के बीच में अब ये सोचते हैं कि मेरे को लोगों के बीच में अपने को लेक्चर देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार कुछ अलग होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका व्यवहार अवरोधात्मक होगा या आपका व्यवहार अच्छा होगा, ये दोनों ही रूप में हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको किस रूप में लेते हैं या आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस लोगों के सोचने भर से ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो लोगों के बीच में आप अपने लेक्चर को प्रस्तुत करने में आपको क्या सुलभता भी महसूस हो सकती है, ठीक है, या आपको अपन कह सकते हैं अवरोध भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपन लोगों के बीच में अच्छा प्रेजेंटेशन कर देते हैं, या कई बार होता है कि हमारी जो तैयारी होती है उसके अनुरूप हम लोगों के बीच में हम उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो दोनों ही चीज़ हो सकती है। और यह अपन को एकांत में भी अगर ऐसा सोचने को भी कह दिया जाए कि लोगों के सामने आपको कुछ प्रेजेंट करना है, चाहे वो डांस करना हो चाहे सिंगिंग करना हो, कोई भी चीज़ है, तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार प्रभावित होते। क्यों? क्योंकि हम समाज के एक भाग है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि हमारा जो व्यवहार है वो समाज से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत हमारा जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे अभिवृत्ति की, हमारी बात चल रही है किसकी? अभिवृत्ति की। तो हमारी जो अभिवृत्ति है वो भी समाज से प्रभावित होती है, ठीक है। हम ये दोनों रूप में प्रभावित हो सकती है। एक तो पहली बात होती है कि हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। अभिवृत्ति का मतलब मैंने अभी बात भी की थी कि ये क्या है, एक दृष्टिकोण है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के कारण भी हो सकता है,
ठीक है। जैसे भी हमारा नज़रिया है, जिस वस्तु के प्रति दृष्टिकोण है, वो हो सकता है हमारा व्यक्तिगत हो, या दूसरी चीज़ हो सकती है लोगों के माध्यम से हमने अभिवृत्ति बनाई हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका थोड़ा विस्तृत मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं सामान्य बात इतनी ही कर रहा हूँ कि हमारी जो अभिवृत्ति जो बनती है वो किन किन कारणों से हो सकती है। मुख्यतः अपन बात करते हैं, एक तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, और दूसरा है लोगों के माध्यम से। उस लोगों के माध्यम से, चाहे वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, विद्यालय हो सकता है, चाहे संचार हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमारी जो अभिवृत्ति, हमारा जो आज दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जीव जानवर के प्रति, किसी भी देश के प्रति, ये हमारा एक नज़रिया है, ठीक है। तो वो जो अभिवृत्ति है, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, जैसे एक दृष्टिकोण ही है हमारा, कि एक अदर कंट्री के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो कुछ अलग होता है। अपन बात करें पाकिस्तान के बारे में दृष्टिकोण, तो यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। धर्म के प्रति भी है कि हिंदुओं के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, इस्लाम है तो उसका दृष्टिकोण कुछ अलग होगा। तो कहने का मतलब हमारा जो दृष्टिकोण, हमारा जो नज़रिया है, या अपन कह सकते हैं हमारी जो मनोवृत्ति है, वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत अनुभवों एवं लोगों के माध्यम से या समाज के माध्यम से हम इसका निर्माण करते हैं। तो ये आपने इतनी बात अच्छी से समझ ली होगी कि अभिवृत्ति क्या है, और मुख्यतः जो हमारी अभिवृत्ति है वो कैसे निर्मित होती है, और उस पर किन किन का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब अपन कह सकते हैं कि हमारी जो अभिवृत्ति बनती है किसी भी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो किसी व्यक्ति के प्रति हमारी जो अभिवृत्ति बनती है उसको हम कहते हैं छवि निर्माण। उसको हम क्या कहते हैं? छवि का निर्माण। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे सबसे पहली बार मिलता है, ठीक है, तो उसके प्रति आपकी क्या बनती है? एक छवि बनती है, ठीक है। उसके आप होने वाला व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुरूप ही क्या है? उसकी छवि आपके मस्तिष्क में, आपके संज्ञान में, या एक अपन कह सकते हैं एक उसकी एक स्कीमा बन जाती है। अब दूसरी बात होती है, एक होता है गुणारोपण, एट्रीब्यूशन। गुणारोपण किसे कहेंगे? एक तो है दूसरे लोगों की जो छवि का निर्माण, और उसका जो व्यवहार हुआ, जो भी उसका अपन कह सकते हैं छवि निर्माण को तो कहेंगे इंप्रेशन फॉर्मेशन, ठीक है, इंप्रेशन फॉर्मेशन। और गुणारोपण है, इसको अपन कहेंगे एट्रीब्यूशन। तो गुणारोपण क्या है? व्यवहार के कारणों का, व्यवहार के कारणों का अध्ययन करना। किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उससे आपकी एक छवि निर्माण, उसकी एक छवि हमारे मस्तिष्क में उसकी निर्माण होती है, और जब हम उसके व्यवहार के कारणों का अध्ययन करते हैं कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो वो चीज़ कहलाती है गुणारोपण। वो चीज़ क्या कहलाती है? गुणारोपण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एक अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये जो भी व्यवहार होते हैं वो हमारी एक स्कीमा में निर्माण होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा क्या है? हम ज्ञान का संगठन। स्कीमा क्या है? ज्ञान का संगठन। स्कीमा क्या है? हमारे अनुभव का योग या ज्ञान का संगठन। अब लोगों के प्रति आपकी जो स्कीमा बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक संज्ञान। उसको हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक संज्ञान, ठीक है। अभी मैंने बात भी की थी कि देखिए लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो ये हमारा समाज से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। इसके कारण हो सकता है कि हम लोगों के प्रति सोच रहे हैं, तो लोगों के बीच में होने से हमारा व्यवहार है वो अपन कह सकते हैं, हो सकता है कि हमारा व्यवहार दूसरे की उपस्थिति में कोई भी व्यवहार हमको करना है तो वो हमारे लिए मान लीजिए सकारात्मक भी हो सकता है, और वो हमारे लिए नकारात्मक भी हो सकता है। तो ये जो हमारी अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति जो है हम क्या कह सकते हैं? अभिवृत्ति को ये एक मन की अवस्था है सामान्य, और अपन कह सकते हैं अभिवृत्ति क्या है? मन की एक अवस्था है, या अपन कह सकते हैं इसको विचारों का एक पुंज, विचारों का पुंज। अब देखिए फिर से मैं बात करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, आपका एक नज़रिया है, एक स्टूडेंट का शिक्षक के प्रति एक नज़रिया होता है, उसका एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। वो मन की जो एक अवस्था कहलाती है उसे हम क्या कहेंगे? अभिवृत्ति कहेंगे। या
एक विचार ही नहीं होता है, एक स्टूडेंट का शिक्षक के प्रति केवल एक विचार नहीं होता है, उस एक विचार से भी कई विचार जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं विचारों का एक पुंज। ठीक है। अब हमारी जो अभिवृत्ति है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो तीनों रूप में होता है। किस किस रूप में? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक, या अपन कह सकते हैं गत्यात्मक। इसके अंतर्गत तीनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहार। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका जो विश्वास है ज्ञान के आधार पे, किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर आपका जो विश्वास है वो चीज़ कहलाती है संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। और भावात्मक में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, उस व्यक्ति से आपके भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे शिक्षक को देखकर आपका खुश होना, ठीक है, वो कौन से पक्ष से संबंधित हो गया? भावात्मक पक्ष से। और शिक्षक के आने पर आपके द्वारा मान लीजिए कोई भी व्यवहार करना, उसके कहने पर आप कोई भी कार्य करना, वो आ जाता है क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। मैं एक और उदाहरण आपके सामने लेना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं पर्यावरण के संबंध में आपका एक दृष्टिकोण, पर्यावरण के संबंध में आपका एक जो दृष्टिकोण है, आपका एक जो नज़रिया है, ठीक है, वो क्या है? एक अभिवृत्ति है। अब इसके अंतर्गत हम बात करें, जैसे पर्यावरण के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, इसमें आप ज्ञान के आधार में कि हर तरफ हरियाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो आपका एक ज्ञान हो गया। ठीक है। तो वो उससे संबंध किसका है? संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है। और पेड़ पौधों को कटते देखकर आपका दुखी होना, जैसे मान लीजिए, या आपका अधिकतर हरियाली को देखकर आपका खुश होना, ठीक है, खुश होना और कटते पेड़ों को देखकर आपका दुखी होना, ये कौन से पक्ष से संबंधित हो गया? भावात्मक पक्ष से। और तीसरा है, यानी अपन कह सकते हैं व्यवहारात्मक पक्ष। व्यवहारात्मक पक्ष हो गया कि पर्यावरण के प्रति आपकी अभिवृत्ति होने के कारण आपके द्वारा पेड़ पौधों को लगाना, ये कौन से पक्ष से संबंधित हो गया? व्यवहारात्मक पक्ष से संबंधित हो गया। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये कि आपका, जैसे मान लीजिए, एक पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके प्रति सकारात्मक विश्वास है, उसके प्रति एक नज़रिया पॉजिटिव है, तो वो केवल संज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप पेड़ पौधों के प्रति, मान लीजिए, कटते पेड़ पौधों को देखकर आप दुखी हो ही, ये अनिवार्य नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आपका दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो तो आप पेड़ पौधे लगाए ही, ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन दो के आधार पर हम ये देख लेते हैं, कोई भी दो के आधार पर हमारी संभावना होती है कि तीसरा पक्ष भी इसमें होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। तो अभिप्रेरणा होता है तीनों ही पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, जिसको अपन कह सकते हैं अभिवृत्ति का संभाव्य मॉडल। क्या? संभाव्य मॉडल भी। स का मतलब यहाँ पे क्या है? संज्ञानात्मक। स का मतलब यहाँ पे क्या है? संज्ञानात्मक। ठीक है। इसको संभाव्य या ABC मॉडल भी कहा जाता है। अभिवृत्ति का संभाव्य मॉडल या ABC मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पे स का मतलब संज्ञानात्मक और भा का मतलब क्या है? भावात्मक, और व्य का मतलब है यहाँ पे व्यवहारात्मक। ठीक है। और ABC का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे सी का तो हो गया कॉग्निटिव, और इसका हो गया अफेक्टिव, और ये हो गया बिहेवियरल। तो ये इसको अपन कह सकते हैं अभिवृत्ति का ABC मॉडल या संभाव्य मॉडल भी अपन इसको कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो अपन बात कर रहे हैं अभिवृत्ति, इसके अंतर्गत हमारे जो विश्वास है, हमारे मूल्य, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। यहाँ पे बात और करूँगा इसमें कि हमारे लिए जो अभिवृत्ति क्या कार्य करती है। अब बात आती है कि अभिवृत्ति जो है हमारे लिए हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। अभिवृत्ति व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है? अभिवृत्ति व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है? अगर हम साधारण भाषा में कहें तो अभिवृत्ति हमारे लिए क्या है? अभिवृत्ति हमारे लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। अभिवृत्ति हमारे लिए क्या कार्य करती है? एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है, या अपन कह सकते हैं हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट का कार्य करती है। कैसे करती है हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट का कार्य? कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो है हमारी अभिवृत्ति और एक है हमारा व्यवहार।
हमारा व्यवहार कैसा होगा ये किस पर निर्भर करेगा? अधिकतर हमारी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसके लिए जो अभिवृत्ति है वो हमारे लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। हमारे लिए अभिवृत्ति क्या है? एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है कि जैसे व्यक्ति की अभिवृत्ति होगी किसी के प्रति, वैसा ही उसका व्यवहार होगा। ये हम साधारणतः मानते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक होने के बावजूद भी हमारा व्यवहार अच्छा हो। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक के प्रति हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके समक्ष, उसके सामने व्यवहार हम अच्छा ही करते हैं, तो वो हम कह सकते हैं परिस्थितिजन्य कारण। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? परिस्थितिजन्य कारणों के अंतर्गत। या हो सकता है किसी का अपने माता के पिता के प्रति भी दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उनके समक्ष जो व्यवहार है वो अच्छा करता है। या एक व्यक्ति का किसी अधिकारी के समक्ष उसका जो अभिवृत्ति है वो नकारात्मक हो सकता है कर्मचारी का, लेकिन फिर भी वो उसके साथ व्यवहार अच्छा ही करेगा। इसका ज़्यादातर कारण क्या है? वो उसका परिस्थितिजन्य कारण कह सकते हैं, या उसको एक दबाव का कारण भी अपन इसको कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हम ये मानते हैं कि हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी हमारा वैसा ही व्यवहार होगा। तो ये एक साधारण बात है। जैसे विदेशियों के प्रति मान लीजिए आपकी अभिवृत्ति नकारात्मक, तक कोई व्यक्ति आता है घर पे, तो हम क्या कहते हैं? उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। ठीक है, सामान्यतः हम ये मानते हैं, लेकिन मैंने ये बात भी बता दी कि ज़रूरी नहीं है। सामान्यतः हमारी किसी व्यक्ति के प्रति जैसी हमारी अभिवृत्ति होगी वैसा ही व्यवहार होगा। दूसरी बात है कि किसी आपके दोस्त का आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि उसकी अभिवृत्ति भी आपके पक्ष में क्या है? नकारात्मक है। तो हमारी अभिवृत्ति क्या है? हमारे लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है, और समाज में हमारी जिस प्रकार की अभिवृत्ति होगी, अभी ये अभिवृत्ति है, अभी मैंने पहले भी चर्चा की है कि हमारी जो अभिवृत्ति है वो हो सकता है हमारे व्यक्तिगत अनुभव हो या लोगों के द्वारा। जैसे जनरली अपन कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, कई प्रकार की बातें बताता है, तो उससे क्या होती है? हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। तो वो दूसरों के अनुभवों के द्वारा निर्मित हम अभिवृत्ति अपन उसको कह सकते हैं। और एक ये होता है कि उस व्यक्ति का हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं रहा हो, तो इस कारण से हमने उसके प्रति एक अभिवृत्ति का निर्माण कर लिया है कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये समझने की अभिवृत्ति क्या है और ये अभिवृत्ति किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये इसकी महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब यहाँ पे अपन अभिवृत्ति के कुछ अन्य और बात करते हैं, अभिवृत्ति की जो विशेषताएं हैं। अब अभिवृत्ति की जो विशेषताओं की बात करते हैं अपन, ये बात मैंने बता दी है कि अभिवृत्ति जो है हमारे लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। अब अभिवृत्ति की विशेषता, अभिवृत्ति की देखिए विशेषताएं, एक तो मैंने बता ही दिया पहले, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये भी इसकी विशेषताएं। इसके अलावा भी इसकी 4 विशेषताएं। एक तो है होती है जिसे अपन कहते हैं कर्षण शक्ति। ठीक है, एक तो है कर्षण शक्ति, दूसरी है यहाँ पे चरम सीमा, थर्ड है यहाँ पे सरलता या जटिलता, और फोर्थ है केंद्रिकता। देखिए यहाँ पे कर्षण शक्ति का मतलब है अभिवृत्ति की सकारात्मकता या नकारात्मकता से। सबसे महत्वपूर्ण अभिवृत्ति की विशेषताएं पूछी जाती है। जनरली अपन को इतना पूछा अभिवृत्ति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता, जटिलता और केंद्रिकता। इसको अपन केंद्रिकता या परिधीय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कर्षण शक्ति है, देखिए सकारात्मक, आपकी जो किसी भी व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति से मतलब है सकारात्मक। आपकी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो दृष्टिकोण है हो सकता है सकारात्मक हो सकता है नकारात्मक हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सकारात्मक है, ठीक है, तो उसका एक बिंदु मापनी होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कर्षण शक्ति का पता कैसे लगाया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण, जैसे मैं कहता हूँ बहुत खराब है, ठीक है, 1 पर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया खराब, ठीक है, यहाँ पे हो गया तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या है कि ना अच्छा ना बुरा। यहाँ पे अपन लिखते हैं 4th में अच्छा, और 5th में लिखते हैं बहुत अच्छा। समझ लेना, अगर आपने ये चीज़ पूरी अच्छे से क्लियर कर ली है तो आपको किसी बुक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरी चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्षण शक्ति देखिए कि यानी उसकी सकारात्मक तो है, लेकिन कितनी है। यहाँ पे अगर
5 है, तो यानी उसकी अभिवृत्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति कैसी है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर का मतलब यहाँ पे सबसे खराब है। 3 नंबर का मतलब उसकी अभिवृत्ति न तो उसके पक्ष में सकारात्मक और न ही नकारात्मक, यानी अपन उसको कह सकते हैं शून्य। तो ये बात हो गई कर्षण शक्ति की, ठीक है, कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा बिंदु है चरम सीमा, चरम सीमा क्या है, जैसे 1 नंबर है ये भी चरम सीमा है, निम्नतम चरम सीमा। और जो 5 बिंदु है 5.5 नंबर वो है अधिकतम चरम सीमा का। तो देखिए यहाँ पे एक तो व्यक्ति की दृष्टिकोण तो होता है कि मेरा शिक्षक के प्रति नजरिया सकारात्मक है, एक होता है नकारात्मक है, लेकिन यहाँ पे चरम सीमा में ये चीज़ आती है कि कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक है। अपन कहते हैं ये व्यक्ति मेरे को बिल्कुल बुरा लगता है, ये व्यक्ति मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्ति मेरे को अच्छा लगता है, और एक हो सकता है ये व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये पांचों बिंदु अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है तो वो एक चरम सीमा है, जिसको अपन कह सकते हैं 5वां जो बिंदु है वो इसके अंतर्गत आता है। ये बात हो गई कर्षण शक्ति और अभिवृत्ति की विशेषताओं चरम सीमा। फिर सरलता जटिलता। देखिए हमारी जो अभिवृत्ति है उस अभिवृत्ति में जैसे एक परिवार के जो सदस्य होते हैं, एक ही परिवार में कई सदस्य होते हैं, उसी तरीके से आपने जिसके प्रति अभिवृत्ति बनाई है, ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के प्रति आपने अभिवृत्ति बनाई है तो उसमें कई बिंदु सम्मिलित होते हैं। तो जितने ज़्यादा बिंदु सम्मिलित होंगे उसका संबंध किसी हैं जटिलता से, और जिसमें जितने कम बिंदु सम्मिलित होते हैं उसका संबंध है सरलता से। फिर बात आती है केंद्रिकता और परिधीय। केंद्रिकता जो है अपन कह सकते हैं एक मुख्य बिंदु, अभिवृत्ति के संबंध में मुख्य जो गुण है उस पर आपका जो ध्यान होता है वो अपन कह सकते हैं केंद्रिकता, और उसके बाहरी जो गुण है वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत परिधीय के अंतर्गत। तो ये तो बात थी यहाँ पे अभिवृत्ति की विशेषताओं की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिवृत्ति में कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। हमारी जो भी अभिवृत्ति का निर्माण, अब बात करते हैं अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, देखिए अपन बात करते हैं कोई भी व्यक्ति है उसकी जो नज़रिया है, उसका जो दृष्टिकोण है, मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो कैसे बनता है या कैसे बनाया जा सकता है। आप किसी की अभिवृत्ति का निर्माण कैसे कर सकते हो, अलग अलग अपन पढ़ेंगे। अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिवृत्ति का निर्माण की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, सबसे पहले है अभिवृत्ति के निर्माण में, सबसे पहले मैं बात करूँगा साहचर्य द्वारा अभिवृत्ति निर्माण। मुख्य बिंदु लिखूंगा, उसको बाद में समझा दूंगा। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड द्वारा अभिवृत्ति निर्माण। एक एक उदाहरण से आप इस सभी चीज़ों को समझ लोगे। थर्ड है प्रतिरूपण, द्वारा अभिवृत्ति निर्माण। फोर्थ है सांस्कृतिक मानकों द्वारा अभिवृत्ति निर्माण। और फिफ्थ है सूचना के प्रभाव से अभिवृत्ति निर्माण। देखिए यहाँ पे, हाँ अब सभी एक जगह आ जाए यहाँ पे इसमें कि देखिए अभिवृत्ति का जो हम निर्माण है कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में अभिवृत्ति का जो निर्माण करना है वो हम इन 5 तरीकों से अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे कर सकते हैं। पहला यहाँ पे साहचर्य द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। साहचर्य अपन कह सकते हैं कनेक्शन। अधिगम के सिद्धांतों में साहचर्य आपने पढ़ा भी है कि दो वस्तुओं के मध्य साहचर्य उत्पन्न करना। वो एक शिक्षक के रूप में हो सकता है और एक छात्र के रूप में हो सकता है, या दो वस्तुओं के रूप में हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी रूप में साहचर्य हो सकता है।
यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अभिवृत्ति का निर्माण, जैसे एक विद्यार्थी है, उसका किसी विषय के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस शिक्षक का छात्र के प्रति छात्र का शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना सबसे ज़रूरी है। यानी एक शिक्षक यह चाहता है कि मनोविज्ञान विषय के प्रति या गणित विषय के प्रति बालक का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए। तो केवल पढ़ाने से ही उसका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे पहले तो वह जो शिक्षक है वो जो बालक है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस बालक का एक शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण वो सबसे पहले सकारात्मक होना चाहिए, ना कि विषय के प्रति पहले सकारात्मक हो। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर कोई शिक्षक गणित विषय को सरल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो गणित का जो शिक्षक है उसके प्रति दृष्टिकोण बालक का अच्छा होना जरूरी है। वो उससे अच्छा व्यवहार करे, अच्छा उसे वार्तालाप करे, उसकी भावनाओं को समझे। तो जब उस शिक्षक का व्यवहार उस बालक के समक्ष अच्छा होगा या बालक जो है शिक्षक के व्यवहार से प्रभावित होगा, तो उन दोनों के बीच में एक भावनात्मक संबंध स्थापित होगा, एक अच्छा व्यवहार उसमें, और उस बालक का एक शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा। जब एक बालक का शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा तो पूरी संभावना है कि उस बालक का उस विषय के प्रति भी दृष्टिकोण सकारात्मक होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो पहला तो तरीका है साहचर्य के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वस्तु के प्रति अगर आप कोई अभिवृत्ति का निर्माण करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो दृष्टिकोण है उसके प्रति सकारात्मक या उसका आपके प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। पहली बात क्लियर, पहला बिंदु। दूसरा, पुरस्कार एवं दंड द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। पुरस्कार, अगर अपन देखें स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसमें पुरस्कार एक दंड पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, या पुनर्बलन की अपन बात करें तो पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो अनुक्रिया करने के बाद में उसको अगर पुरस्कार दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो जाता है। जैसे अपन बात करें, कोई भी बालक कोई भी व्यवहार कर रहा है, अगर उसको पुरस्कार देते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति क्या है, सकारात्मक। जैसे मान लीजिए बालक है, नमस्कार करता है तो हम उसको शाबाश या मान लीजिए उसको चॉकलेट देते हैं, तो उसका क्या है, उस कार्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। और अगर हम उसको डांटते हैं तो उस कार्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो अभिवृत्ति है वो नकारात्मक हो जाती है। तो सेकंड क्लियर। या अपन कहें जैसे मान लीजिए कोई बालक योग कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम उसको देखकर मुस्कुराते हैं तो उसकी क्या है, अभिवृत्ति, अपने कार्य के प्रति जो अभिवृत्ति है वो सकारात्मक हो जाएगी। और अगर उसको हम डांटते हैं या उसको मान लीजिए एक अलग नज़रिए से देखते हैं, नेगेटिव, तो वैसी स्थिति में उसका व्यवहार क्या है, वो उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ अभिवृत्ति के निर्माण की हो रही थी। पुरस्कार के द्वारा हम उसमें अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तीसरा जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड की बात करूँ, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण अपन कह सकते हैं मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, एल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत चलता है प्रतिरूपण सिद्धांत जो चलता भी अपने एल्बर्ट बांडुरा का। प्रतिरूपण सिद्धांत क्या है, दूसरे के व्यवहार को देखकर अभिवृत्ति का निर्माण करना। यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई पुरस्कार और दंड नहीं दिया जाएगा। प्रतिरूपण द्वारा अभिवृत्ति का जो निर्माण किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति है, ठीक है, वो खुद व्यक्ति नहीं, यहाँ पे अन्य दो व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यवहार के कारण उसको क्या दिया जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण लूँगा कि यहाँ पे सी जो व्यक्ति है इसकी अभिवृत्ति का निर्माण करना है, तो ये क्या करेगा, जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इसकी अभिवृत्ति का निर्माण करना है। किसका अभिवृत्ति का निर्माण करना, हमको सी का करना है। तो ये बी व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है, जैसे मान लीजिए किसी खिलौनों को तोड़फोड़ करता है, बी क्या करता है, तोड़फोड़ करता है, तो ये ए उसको क्या देता है, दंड देता है। बी ने क्या किया, तोड़फोड़ की है, तो ए ने उसको क्या दिया, दंड दिया। और इस घटना को किसने देखा है, सी ने देखा है। इस घटना को किसने देखा है, सी ने देखा है। तो सी की अभिवृत्ति क्या बनेगी, सी की अभिवृत्ति ये बनेगी कि तोड़फोड़ करने पर हमको दंड मिलेगा, या अपन कह सकते हैं सी के दृष्टिकोण ये होगा कि तोड़फोड़ करना क्या है, गलत कार्य है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए तोड़फोड़ करता है और अगर ये क्या है उसको पुरस्कार देता है, तो इसकी इस कार्य के प्रति अभिवृत्ति कैसी बनेगी, सकारात्मक बन जाएगी। तो इस चीज़ को समझना है कि प्रतिरूपण में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखता है, ये उसको क्या पुरस्कार देता है, क्या दंड, दूसरे के व्यवहार को अवलोकन करके
या निरीक्षण करके हम अपनी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो ये तरीका कौन सा कहलाता है? प्रतिरूपण द्वारा अभिवृत्ति निर्माण का तरीका। फोर्थ जो है सांस्कृतिक मानकों द्वारा अभिवृत्ति। सांस्कृतिक मानकों द्वारा अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है कि हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है, वो भी हमारी अभिवृत्ति, उसके माध्यम से हम अभिवृत्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की हमारा कल्चर होता है, जिस प्रकार की हमारी संस्कृति होती है, उसके आधार पर भी बालक में अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे हमारी संस्कृति है, जैसे मान लीजिए एक संस्कृति है, उसमें किसी जीव के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है, और किसी दूसरी संस्कृति है उसमें किसी अन्य जीव के प्रति उसको सकारात्मक मानते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे हिंदुओं में गाय के प्रति जो धारणा है वो सकारात्मक है अन्य जीवों की बजाय। तो सांस्कृतिक मानकों के द्वारा भी हमारी अभिवृत्ति का निर्माण होता है। और फिफ्थ है यहाँ पे सूचना के प्रभाव से हमारी अभिवृत्ति का निर्माण। सूचना के प्रभाव से देखिए कि यहाँ पे 4-5 तरीके हैं। अपन कह सकते हैं साहचर्य के द्वारा, पुरस्कार एवं दंड के द्वारा, या दूसरों को अवलोकन करके हमारी अभिवृत्ति का निर्माण संस्कृति का। और एक तरीका है जैसे आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल है, टीवी है, इनके माध्यम से भी हम अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। बच्चे जो है, छोटे बच्चे टीवी है, मोबाइल के द्वारा कई प्रकार की अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो ये जो 5 प्रकार हो गए यहाँ पे अभिवृत्ति के निर्माण के। तो ये बात कंप्लीट हो गई अभिवृत्ति के निर्माण की। अब अपन बात करते हैं अभिवृत्ति को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं, अभिवृत्ति निर्माण की बात हो गई, अब बात करेंगे हम अभिवृत्ति परिवर्तन। अभिवृत्ति जो इसमें जो निर्माण की बात होगी, अब अपन बात करते हैं अभिवृत्ति का जो किस प्रकार से हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे पहले अपन बात कर लेंगे अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, अभिवृत्ति कि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। पहले बात क्या की गई कि हम अभिवृत्ति कैसे निर्मित कर सकते हैं। ये कुछ 5 तरीके थे हमने अभिवृत्ति को निर्मित करने के। लगभग इन्हीं से अपन बात करते हैं कि हमारी जो भी अभिवृत्ति है वो अच्छी होगी या गलत बनेगी। ये प्रभावित किन किन चीज़ों से, लगभग पहले वाले बातों से थोड़ी मिलती जुलती है यहाँ पे। तो अपन बात करेंगे यहाँ अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करता है परिवेश एवं यहाँ पे मैं बात करूँगा, परिवेश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित कौन करता है सबसे ज़्यादा? परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ समूह है। थर्ड जो बिंदु है वो है हमारे व्यक्तिगत अनुभव। और फोर्थ है यहाँ पे संचार माध्यम। तो ये जो 4 अपन प्रभावित करने वाले कारकों की बात है, तो सब हमारी जो अभिवृत्ति है वो किन किन से प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहली बात होती है हमारा जो परिवार है। देखिए जन्म के जो प्रारंभिक समय है, हमारा जो जन्म के बाद में बालक का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण वो विकसित होता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके जो परिवार के सदस्य है, उसके माता पिता है, इनके द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जब बालक लगभग अपन कह सकते हैं 5 से 6 वर्ष का हो जाता है, उस समय बालक की जो अभिवृत्तियां हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है विद्यालय का। उसके जो साथी है, उसके जो शिक्षक है, उनका उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा यहाँ पे संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वो किस समूह से जुड़ा हुआ है, विशेषकर किशोर अवस्था में संदर्भ समूह की बात चल रही है कि व्यक्ति किस समूह से जुड़ा हुआ है। ये समूह हमारे किस किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये हमारे समूह हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे देखिए किशोर अवस्था में विशु, एक तो हमारा एक धार्मिक समूह होता है कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं। एक हमारा राजनीतिक समूह होता है कि हम कौन सी राजनीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक हमारा सामाजिक समूह है। ये सभी क्या है? समूह है हमारे। क्या है? समूह है। तो हमारी जो अब यहाँ पे देखिए
कि हमारा संदर्भ समूह यानी हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनकी दृष्टिकोण किस प्रकार की होगी, शिक्षा के प्रति हो, चाहे अपन कह सकते हैं लोगों के प्रति हो, टेक्नोलॉजी के प्रति हो, अपने देश के प्रति हो। जिस प्रकार की राजनीति होती है व्यक्ति की अभिवृत्ति वैसी होती है, ठीक है। जिस प्रकार की राजनीतिक ग्रुप से वो या राजनीतिक रूप से वो प्रभावित है, उसी प्रकार का उसके दृष्टिकोण होगा। जैसे अपन बात करते हैं दो या तीन हमारे देश में मोस्टली अपन कह सकते हैं जैसे पार्टियां राजनीति, तो किसानों के प्रति जो दृष्टिकोण है, जिस प्रकार अब किसान कैसे हैं वो अपने आप में मान लीजिए वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक रूप से भी प्रभावित है, वो तटस्थ नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति से जो वो लोग जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से उस लोगों के प्रति उसका जो एक दृष्टिकोण बन जाता है। फिर बात आती है हम किस समाज से जुड़े हुए हैं, हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज के लोग कैसे हैं, हम किस समूह से जुड़े हुए हैं। समाज में भी हमारे कई संगठन होते हैं, उन संगठन के अनुसार ही हमारा एक अभिवृत्ति, हमारा एक दृष्टिकोण बनता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव जो है हमारे अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी हमने खुद ने कैसा महसूस किया। एक तो होता है कोई दूसरा व्यक्ति हमको बताता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो अमुक व्यक्ति ऐसा है, तो वो अपन कह सकते हैं सामाजिक, ठीक है, या पारिवारिक कारणों से हो सकता है हमने अभिवृत्ति का निर्माण किया हो। एक होता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया हो या आपने उसके साथ अपने आप को कैसा महसूस किया है, वो आपका व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है। चाहे वो सेना के प्रति आपका समूह व्यक्तिगत अनुभव कैसा हो सकता है, लोग आपको कैसा भी बता रहे हो लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से कैसा अनुभव किया है। कोई व्यक्ति आपको हो सकता है अमुक व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें बताएं, लेकिन आपने उसके प्रति अच्छा महसूस किया है, तो वैसी स्थिति में आप उसके प्रति क्या है सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित करते हैं। फिर बात आती है संचार माध्यम। संचार माध्यम भी क्या है हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं कि हम संचार माध्यमों में भी देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के जो अपन कह सकते हैं चैनल है, ठीक है, अपन कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल है। अब आप संचार माध्यमों में कौन कौन से चैनल देखते हैं, इस सब चीज़ों के प्रभाव विश्वसनीय देखते हैं या विश्वसनीय नहीं देखते हैं, या आपको जो कुछ वो तथ्य दे देते हैं आप उन पर पूर्णतः विश्वास करते हैं या उन पर आप विश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का भी आपकी अभिवृत्ति पर निर्माण पड़ता है, क्योंकि ये हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? संचार माध्यम भी, ठीक है। किस प्रकार के संचार माध्यम है, वो अपन को जो भी सूचना दे रहे हैं वो पूर्णतः सही है या गलत है। बहुत से लोग होते हैं कि वो जो भी मीडिया है अपन को जो कुछ बताती है हम उस पर बिना कुछ विश्लेषण किए हुए हम उस बात को पूर्णतः सच मान लेते हैं, ये एक बिल्कुल गलत है। हम उस पर कुछ भी विश्लेषण नहीं करते, हमको जो भी तथ्य दिए जाते हैं हम उन पर पूर्णतः विश्वास करके हम उनके आधार पर एक अभिवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अपन मीडिया है वो अपन को किसानों के प्रति कैसा बताती है, अच्छा बताती है, गलत बताती है, हम उसके प्रति हम एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंट्री है उसके प्रति हमको मीडिया खुद बता रही है कि हाँ इसके प्रति ऐसा है वैसा है, तो हम खुद उसके प्रति वैसा बना लेते हैं, यानी हम खुद अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभिवृत्ति जो है उस कारण से क्या होता है, फिर हमारे में असंतुलन उत्पन्न होता है। लोगों के प्रति हमारी अभिवृत्ति क्या होती है, हमको कोई दूसरा व्यक्ति कुछ अमुक अभिवृत्ति के बारे में बताता है। तो ये बात जो आज के लिए थी वो पर्याप्त है। अब यहाँ पे कल मैं बात करूँगा अभिवृत्ति परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए यूजीसी नेट जो साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ सिद्धांत चलते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन के, जैसे मैं बात करूँगा कल जो सिद्धांत है नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाले सिद्धांत है विशेषकर। एक तो अपना चलता है फ्रिट्ज हाइड्र का संतुलन सिद्धांत, फ्रिट्ज हाइड्र का संतुलन सिद्धांत या जिसको कहते हैं POX थ्योरी। और सेकंड है लियोन फेस्टिंगर का विसंवादिता सिद्धांत, है ना, विसंवादिता सिद्धांत। और एक भारतीय मनोविज्ञान थे अभिवृत्ति परिवर्तन की मैं बात करूं, ठीक है, SM मोहसिन का द्विस्तरीय सिद्धांत। ये जो तीन है सिद्धांत, ये तीनों को हो सकता है मैं एक ही वीडियो में या अलग अलग वीडियो में उनको एक्सप्लेन करूँ। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ पे अब मैं डेली आपको जो यूजीसी नेट के जो पेपर है उनको भी सोल्व करवाऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।